कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है इकबाल मजीद साहब। ऑलरेडी हम लोग इस अफसाने के 3 पार्ट देख चुके हैं, 3 अलग-अलग क्लासेस के अंदर। अगर आपसे ने ना देखा हो, गुज़ारिश है कि आप जाएँ पीछे और बाकी क्लासेस को देख कर के आ जाएँ। अफसाना क्या होता है, क्या नहीं होता, उसकी ख़ासियतें क्या-क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या-क्या हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बहस-ओ-मुबाहिसा करेंगे वो इकबाल मजीद साहब के ऊपर करेंगे। बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, एनसीईआरटी वालों ने लिखा है, इसका साफ-साफ मतलब है कि वाक़ईतन ये एक बड़े अफसाना निगारों में से एक हैं। बहुत ज़्यादा वक़्त न गुज़ारते हुए हम स्टार्ट करते हैं इकबाल मजीद साहब को। आज की क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इकबाल मजीद साहब किस तरह के अफसाने लिखते थे, इनकी थोड़ी बहुत ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और सुकून की नींद इनका एक अफसाना है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम आगे आएँगे शफ़ी जावेद साहब को देखेंगे, ठीक है? इनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ चीज़ें देखेंगे और इनका एक अफ़साना है, मैं और वो, इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आएँगी और अगर कोई बात समझ में ना आए, किसी चीज़ के अंदर किसी भी तरह का कोई डाउट रहे, तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए पढ़ना स्टार्ट कीजिए भई, इकबाल मजीद साहब को। इकबाल मजीद 1934 में पैदा हुए। अच्छा। इकबाल मजीद ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। एमए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। तालीम से फ़ारिग होने के बाद कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके हुँ, बाद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। मुलाज़िमत के दौरान इन्हें कई शहरों में रहना पड़ा। हुँ, मालवा की पुरफ़िज़ा सरज़मीन भोपाल उनकी मुलाज़मत का आखिरी पड़ाव था, जहाँ वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सुपुर्दोश हुए। हुँ, बिलाखिर भोपाल ही में उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। हुँ, इकबाल मजीद अहद जदीद के एक नामवर अफ़साना निगार हैं। इन्होंने कई आला दर्जे के ड्रामे भी लिखे हैं। नमक और किसी दिन इनके 2 नॉवेल हैं। 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा घर इनके अफ़सानवी मजमे हैं। इकबाल मजीद का ताल्लुक इस नस्ल से है जो 1955 से 60 तक के बाद कौन-कौन से परवान ड्रामे चढ़ी। लिखे हैं इन्होंने? इन्होंने लिखे हैं हुँ, ड्रामे नमक किसी नमक दिन। किसी दिन इनके 2 नॉवेल हैं हुँ। ड्रामे का और 2 ज़िक्र नहीं भीगे किया ना हुए इन्होंने लोग। अभी? नहीं सर। चलिए आगे पढ़िए। और इनके अफ़साने कौन-कौन से हैं? अफ़सानवी मजमूए। 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब और तमाशा इन घर। सब पर निशान लगा लिया? जी सर। जी। जी, चलें पढ़ें आगे। इकबाल मजीद ने नए तर्ज के कई अफ़साने भी लिखे हैं, जिनमें आज के इंसान की दाख़िली और रूहानी उलझनों का मौज़ू बनाया गया है। अफ़सानवी टेक्निक में भी उन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। ताहम कहानी में कहानीपन के उन्सुर को उन्होंने बरकरार रखा। इकबाल मजीद ने अपने अफ़सानों, ड्रामों और नॉवेलों में सियासी व समाजी शऊर के साथ-साथ नफ़सियाती बसीरत से भी बख़ूबी काम लिया है। जदीद उर्दू अफ़साने की तारीख़ में इकबाल मजीद का एक अहम नुमाया मक़ाम है। हुँ। सुकून की नींद। सुकून मेरे की नींद। बुज़ुर्गों बाला का साहब पेट आप पढ़िए सुकून की नींद। जी। आपको सुकून की नींद आती है ना? यही कहा था आपने सुकून की नींद। चलिए आगे आपका अफ़साना पढ़िए। रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। मैं भी अपना पेट पालने के लिए ये पेशा इख्तियार कर चुका हूँ। मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस उस उम्मीद पर मैं आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई। उसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था के नाम था जिसका मलके हवा, क्योंकि वहाँ की बासी हवाओं से ही अपने ज़रूरत पूरी किया करते थे। उस मलके हवा का बादशाह जब मरने लगा तो अपनी जवान बेटे को ये वसीयत की कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी न खोलना जो एक सुरंग के दरवाजे पर लगा है, क्योंकि उस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद है और ये एक ऐसा अजूबा है जो मलके हवा के बाशिंदों के अक्लो फहम से बाहर है। हुँ, बादशाह के मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में उस सुरंग का राज जानने की बेचैनी
ऐसी बढ़ी कि ताला खोल सुरंग के अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया। ऐसी दुनिया में जहां दो तरह के इंसान पाए जाते थे, एक वह जो जी रहे थे और दूसरा वो जो जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि उस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास वाफिर मिकदार में पैसा था, क्योंकि वहां हवाओं के बजाय सारी जरूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। शहजादे ने दुआएं पढ़ी और हवाओं के देवी को आजाद आवाज दी। देवी आई तो शहजादे ने उस मुल्क के परेशान हाल जितना जितना का अहवाल बताया और मिन्नत की कि वह उन जनता ना, सबब जनता, लोग, अवाम, पीपल। जनता का अहवाल बताया और मन्नत की कि वह उन सबको पैसे से मालामाल कर दे ताकि सब आराम सुकून से रह सके। देवी ने शहजादे की सिफारिश पर ऐसा ही किया। फिर तो दूसरे ही दिन से उस मुल्क के मर्दों, जन, बूढ़े और बच्चे जब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। पहले तो उन नोटों को नकली समझा गया, लेकिन जब सरकार ने यह ऐलान किया वह सब ही नोट असली है, क्योंकि उन नोटों के बदले में सरकार के खजाने में इतना सोना भी रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सौ का मारे खुशी के हार्ट फेल हो गया। जो पहले से करोड़पति और कहते अरबपति ना, थे बहुत सौ का मतलब बहुत सारे लोगों का खुशी के मारे हार्ट फेल हो अच्छा, गया। देख रहे हैं अल्फाज जो किस तरह इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो हमारी हम्म, आमतौर बोलचाल में होते हैं, इस तरह के ज़बान को इस्तेमाल किया जी। जो पहले से करोड़पति और अरबपति थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी मजदूर था, जो आग में लगाने को भी न मिलता था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए तो दूसरे मुल्क ने अपना रद्दी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंस टेक्नोक्रेट कोड़ी के तीन हो गए। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1,000 रुपए में एक माचिस बेचना शुरू कर दी तो हुकूमत बौखला गई। लेकिन उस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए, जब उससे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्क के बैंकों में जमा करके खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमेज काम समझने लगे। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया। बड़े बड़े सेमिनार के सवाल ये था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं? क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए? जवाब मिला, नहीं, ऐसा कभी ना होना चाहिए। बड़े बहस व मुबाहजा के बाद ये पता चला कि मालदार होने की यह बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिया हटाते हैं तो रोज 2 लाख पाते हैं। इस बात पर जब और तहकीक की गई तो पता चला कि देवी ने ये शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा उसके तकिए के नीचे ये दौलत निकलेगी। उसकी तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात जगाए रखा और सुबह होने पर सवे बगैर सोए बगैर। सोए बगैर सोए बगैर उन लोगों ने जब अपने तकिए को हटाया तो वहां कुछ भी न था। ये देखकर हुकूमत को काफी तसल्ली हुई। उसने मुल्क के चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया और उनके सामने ये मसला रखा कि अगर उस मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत के उस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना ही होगा। दौलत तो कमाने की चीज़ है जो पड़ी मिल जाए और वह भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए, उससे खुदा का अजाब कहा जाएगा, दौलत नहीं। साइंसदानों ने उस सिलसिले में हुकूमत के ख्याल की तायद की तो तय पाया कि कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों की रात की नींद छीन ले। बड़ी अरकरेजी के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिसके लगाने से आदमी को महीनों नींद ना आए। उन इंजेक्शनों को सरकार अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया गया, जहां हजारों शहरियों को सरकारी कारंदे रोज पकड़कर लाते और उन्हें ये ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता। देखते ही देखते उस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी ने रात को सोना छोड़ दिया और वह कुछ ही दिनों में कंगाल हो गई। यह आबादी रातों को जागती थी और दिन में अपनी मुफलसी पर आहें भरती थी। साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक खासा बड़ा नादार मुफलिस तबका तैयार कर लिया तो अपनी उस कामयाबी पर वह बेहद खुश हुए। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और सवेरे सवेरे 2 लाख पाते थे। उस ख्याल ने कि वह जब चाहे किसी भी एक इंजेक्शन लगाकर उसकी कमाई बंद कर सकते हैं और उसे पैसे पैसे का मोहताज कर सकते थे। उन्हें फिरौन बना दिया। तब ही उन्हें पता चला कि जो इंजेक्शन उन्होंने इजाद किया था और जिसके सबब मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी रातों की नींद खो चुकी थी, उस आबादी के लोग के खून में उस दवा ने कुछ ऐसा
ऐसे असरात पैदा कर दिए थे कि अगर वह किसी को काट लेते तो वह इंसान तड़पते बगैर खत्म हो जाया करता। कुछ दिनों बाद उन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ कि वह जहरीले लोग खिड़कियों और रोशनदान के रास्ते ख्वाबगाहों में घुसते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। उस इंकशाफ ने रोज 2 लाख कमाने वालों की नींदें कैसे गायब की उस और किस तरह वो सारे के सारे अरबपति उस खौफ से परेशान होकर रात को कोई नादार उन्हें काट न ले और वह सोते ही रह जाएं। अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब बेदारी का वह इंजेक्शन लगाने लगे। बहरहाल उस दास्तान का अंजाम यह है कि बरसों बाद जब उस शहजादे का उस मुल्क की जानिब से गुजर हुआ तो उसने देखा कि उस मुल्क के बासी खुदा से ये दुआ मांग रहे थे कि ऐ खुदा तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं? दास्तान वही किस्सा कहानी है ना। दास्तान को किस्सा सुनाने वाला, बासी बाशिंदे। 1 सेकंड रुकिएगा। ये सारे आपके मुश्किल अल्फाज हो गए। वसीयत हो गया, अजूबा, वाफिर, साइंटिस्ट और तौहीन आमेज वगैरह। ठीक है, अब अगला पढ़िए भाई शफी जावेद साहब को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफी जावेद 1935 पैदा हुए या मरे पता नहीं। अरे शफी जावेद पैदा ही हुए भाई, अभी नहीं मरे हैं। चलिए, शायद अभी नहीं मरे हैं। शफी जावेद सूबे बिहार के शहर मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। घर का माहौल अदबी था। आबाई वतन तारीख शहर गया है जिसे महात्मा बुद्ध से ताल्लुक की बुनियाद पर शोहरत मिली। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से समाजियात में एमए किया। महकमा इत्तलाआत व नशरियात हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के अहदे से सुबकदोश हुए। अब पटना में मुकीम है। शफी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तंबाकू कौन सा अफसाना पहला इनका? आर्ट और तंबाकू। और आगे उनके अफसानों के मजमूए हैं दायरे से बाहर 1979 में खुली जो आग 1982 तारीफ उस खुदा की 1984 वक्त के असीर 1991 और रात और मैं 2004 तेज हवा का शोर कहाँ है अर्ज़े वफा हकायते नातमाम भूले बिसरे गीत मंजिल अजनबी कागज के नाव वगैरह उनके मशहूर अफसाने हैं। शफी जावेद के अफसानों में माजी की यादें असरे हाजिर के साथ घुल मिलकर एक ऐसा क्लास ले रही हूँ अपनी ईसा हिल्ले में लगा कर अपनी फिजा बंदी और एक हल्की रोमानवी लहर के बायस शफी जावेद के अफसाने इम्तियाजी तासुर पैदा करते हैं। शफी जावेद अपनी जुबान और एहसास व फिक्र के लिहाज से एक मुनफरिद अफसाना निगार है। मैं वो ज़ईफ आदमी आज भी प्लेटफार्म पर सुबह उसी वक्त आया जैसे वह रोज आया करता है। उसकी चाल भी एक ही तरह की होती है। वैसे ही आगे की तरफ उसका जिस्म झुका हुआ, हल्का सा खम खाया हुआ, दाहिना कांधा कुछ नीचा और बायां हाथ कभी सीधा कभी कमर पर रखा हुआ। यहाँ फुलवारी शरीफ के स्टेशन पर अपने तजस्सुस भरी आंखों के साथ आता है। पहले नंबर के प्लेटफार्म पर जो खासा लंबा है, धीरे धीरे चलते हुए एकदम आखिरी सिरे से पहले एक बेंच पर बैठ जाता है और पटना जंक्शन की तरफ देखता है। शायद उसे किसी का इंतजार है मगर हर रोज मैं सोचता हूँ और कई दिन से ये मंजर देखता हूँ। डॉक्टर ने सुबह की सैर की पाबंदी लगा दी और शाम को सड़क नापने की पाबंदी अख्तर ने लगा दी है। जब से उस रेलवे स्टेशन के हुस्नकारी हुई है सजाया है डेकोरेशन डेकोरेशन हुस्नकारी मतलब डेकोरेशन सजाना। हाँ, स्टेशन की हुस्नकारी हुई है। मैं भी दूसरों की तरह सुबह को उधर ही आ जाता हूँ। अब सुबह के वक्त बहुत लोग आ जाते हैं। मर्दों औरतों और बच्चों का हुजूम होता है। बहुत चहल पहल रहती है। पता नहीं ये ज़ईफ आदमी यहाँ कब से आता है। सुबह की सैर तो उसका मकसद नहीं मालूम होता क्योंकि ये आकर उसी बेंच के उसी एक गोशे में बैठ जाता है। अपनी चप्पल से एक पाँव निकालकर दूसरे पाँव के घुटने पर रखकर माथे का पसीना रुमाल से पोंछता है। फिर अपने किसी एक हाथ पर ठोड़ी लगाकर बड़े गंभीर और इंटेलेक्चुअल
एक्चुअल अंदाज में देखता है। कहीं बहुत दूर सैर कर लेने के बाद मैं जब थक जाता हूँ तो उससे कुछ दूर वाली बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता हूँ और कभी कभी अपने गर्दन घुमाकर उसे देख भी लेता हूँ। वह मेरी तरफ कभी नहीं देखता, या तो वो सामने देखता है या फिर पटना जंक्शन की तरफ, जैसे उससे किसी का इंतजार हो। लेकिन सुबह की सारी गाड़ियां जब पश्चिम की तरफ निकल जाती है तो कुछ देर तक बैठे रहने के बाद वह उठता है और आहिस्ता कदम चलकर बेहद थकी सी आवाज में पान वाले से पूछता है, आरा आरा के लिए ट्रेन कब आएगी? पान वाला हंस देता है, रोज की तरह कहता है, बाबा वो तो गई, कब चली गई, लेकिन मैं तो यही बैठा इंतजार कर रहा। पान वाला उसकी बात का अब कोई जवाब नहीं देता। वह फिर पूछता है, आरा वाली ट्रेन अब कल आना बाबा। वह कुछ उकताई हुई आवाज में जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में शायद थोड़ा सा तराहुम भी है, या शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है। आज भी वह कोने वाली बेंच पर आकर बैठ गया है और मैं भी थक जाने के बाद अखबार पढ़ने लगा हूँ। हवा खुशगवार है और इमलतास के फूलों का साया हम दोनों के सरों पर है। खबरों में कोई खास बात न थी। मैं थोड़ी ही देर में ऊब कर इधर उधर देखने लगा। उस वक्त डिलैक्स धड़धड़ाती हुई गुजर गई, बहुत तेज रफ्तार से। उस लंबा सफर जो तय करना था, दिल्ली से होड़ा तक लंबे हाँ, सफर के लिए हाड़ा हम्म, हाड़ा हावड़ा तक लंबे सफर के लिए तेज रफ्तारी तो जरूरी ही है। उसके बाद राजधानी शाही ट्रेन की अपनी ही शान थी। बूढ़े आदमी ने अपने घड़ी देखी। मैंने उसके बेंच के करीब जाकर कहा, आज राजधानी लेट है बाबा, आज राजधानी भी। बूढ़े आदमी ने पहली बार मुझे मुस्कुराकर देखा। उसकी मुस्कुराहट कुछ उससे भी ज्यादा बूढ़ी मालूम होती थी। होता है बाबा, ऐसा भी होता है। हमारी बात खत्म न हो पाई थी कि संपूर्ण क्रांति आ गई और क्रांति। उस छोटे से हाँ ये संपूर्ण क्रांति है ना, वो चलती है दिल्ली से बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर जाती संपूर्ण है दिल्ली से। संपूर्ण क्रांति आ गई और छोटे से स्टेशन पर खुदा मालूम क्यों रुक गई। उसे क्या हुआ जो यहाँ आगे आगे पटना जंक्शन पर प्लेटफॉर्म खाली न होगा। तुम्हें उन ट्रेनों की बहुत वाकिफियत है। वह फिर मुस्कुराया। उस बार उसकी मुस्कुराहट और आवाज अच्छी लगी। बहुत तो नहीं बाबा, बस थोड़ी सी काम चलाऊ मालूम रखता हूँ। मैं मालूम भी हाँ। उसी काम चलाओ मालूम रखता हूँ। मैं भी उसी बेंच पर बैठ गया। संपूर्ण क्रांति के मुसाफिरों ने आइसक्रीम, पान, सिगरेट और नाश्ते की कचोरियों वालों को खूब नवाजा। वह ज़ईफ आदमी मुस्कुराता रहा और मैं उसे गौर से देखता रहा। उसके सफेद बालों में अब तक लहरें बाकी थी, घने सर के बाल बच्चों जैसे। उसके बेदाग चेहरे पर उसके सांवले पस मंजर में मैं अच्छे लग रहे थे। मैंने ये सोचा, ये शख्स खूबसूरत रहा होगा। क्या सोचते हो बेटा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा। सोच रहा था बाबा कि आप किसके लिए आते हैं? मैं अपने आप के लिए आता हूँ। वह ठंडी सी आवाज में बोला। मैं समझा नहीं। एक वक्त ऐसा भी आता है बेटा, समझ लोगे जब तुम पर ऐसा वक्त कभी आएगा। मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री तीर्थ हूँ। यात्री। तीर्थ यात्री हूँ। मैं तो जीवन का तीर्थ यात्री हूँ, लेकिन शायद जहाँ पहुँचना था वहां पहुँच नहीं पाया। शायद रास्ता भटक गया, लेकिन अंतरात्मा वही है। अंतरात्मा अंतरात्मा होती है ना। अंतरात्मा वही है। हम्म, यात्री के अंतरात्मा यात्री की अंतरात्मा यात्री हम्म। की अंतरात्मा। बाबा फिर भी मैं समझा नहीं। तुमने जिंदगी कहाँ देखी है बेटा? तुम क्या समझ पाओगे ये बातें समझाने की? नहीं नहीं, खूब देखी है मैंने जिंदगी। इस जीवन के महाभारत में बड़ा संघर्ष रहा है। मैंने ताकत भरी आवाज में कहा। बेटा तुमने तिप्ती दोपहर में चटेल सड़क के किनारे साइकिल का पंक्चर बनवाया है कभी? बाबा वो बात दरअसल ये है, मैं बूढ़े के उस अचानक हमले से गिर बड़ा सा गया गड़ गड़बड़ा सा गया। बड़ा सा गया। तुम मुझको समझ ही नहीं सकते। तुम्हारे पास कुछ जाने की यादें नहीं है, कुछ छूट जाने की यादें नहीं है। बिछड़े हुए चेहरों की रेखाएं तुम्हारी आंखों में नहीं है। तुमने लालटेन के शीशे को राख से साफ करके गर्म तपती हुई जमीन पर जोट का बोरा बिछाकर बैठे हुए और लेटे हुए नींद को न जानने वाली आंखों से स्लेट पर चक्रवृद्धि के हिसाब नहीं लगाए हैं। लालटेन के टूटे शीशे को पुराने पोस्ट कार्ड चिपकाकर जोड़ने का कास्ट कभी नहीं झेला होगा। लंबी सांस कष्ट लेते हुए कष्ट वह कहते बूढ़ा हैं ना भाई, आपने ये कभी कष्ट उठाया ही नहीं, ये मुश्किलात, हालात, कष्ट। हम्म। लंबी सांस लेते हुए वो बूढ़ा लम्हे भर को रुका।
फिर मैं कुछ कहने वाला था कि वह फिर बोलने लगा, तुमने मासूम बेगर्ज बेरियाया लोग को नहीं देखा, बिजली आने से पहले की शांति नहीं देखी, देखो तो तुम क्या है बेबी लोनियन जला जिला वतनों जैसे जिंदगी गुजारते हो और दिल की दुनिया के शरणार्थी हो। उसको अमित खांसी शाह आ को गई सुना है ना, लेकिन अमित शाह बार बार बोलता है शरणार्थी। नहीं सुना। सुन लीजिएगा CNRC पे, आगे पढ़े। शरणार्थी। उसको खांसी आ गई लेकिन वह उस खांसी में बोलता गया, तुमने आसाब ज़दा जिंदगियां गुजारी है, तुम्हें क्या पता आदमी क्या होता है, दूर से आने वाले हवाओं की खुशबू क्या होती है, इंतजार क्या होता है, तुम्हें तो महसूस करने और गंगा की फुर्सत भी नहीं। गंगा गंगा गनगना गुनगन क्या है सर, गनगना गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं है ना, गुनगुनाना गुनगुनाने गुनगुनाते की हैं जैसे। फुर्सत भी नहीं। दुनिया सबका खून पी जाती है, मैंने कहना चाहा लेकिन अल्फाज मेरे दिल ही में रह गए। बेटा ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि पानी कोई दूसरा पिए और प्यास तुम्हारी मिट जाए? नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? मैंने कुछ चिढ़कर पूछा। न समझ पाओगे अभी। हम दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए, फिर मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आप कौन है बाबा? बूढ़े की पेशानी पर शिकन आलूद हो गई। वह अहदो पैमा के जजीरे जहाँ जहाँ मोहब्बत के फसलें होती है, तुम्हारे लाए हुए जहर के समंदर में डूब गए। अब तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ? दिल का दरवाजा बंद हो जाता है तो लोगों की पहचान भी बंद हो जाती है। किस कदर झक्की और चिड़चिड़ा है ये बूढ़ा। हम्म मैंने दिल में मैंने दिल में कहा और चुप हो रहा, लेकिन चलने से पहले हिम्मत करके मैंने पूछ ही लिया, बाबा आप करते क्या हैं? मेरा क्या पूछते हो? खुश हो कि दोस्त खुश है? भीड़ में तन्हा पहले तमाशा देखता था, अब खुद तमाशा हूँ। बिल्लोरे शीशे में मुकैयद हम्म पिछली मछली देखी है तुमने? जी हाँ, वह मछली खाती पीती है, हर वक्त तैरती फिरती है, सब उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन मछली तो शीशे की दीवार के अंदर है, उसे भला कुछ नजर आता होगा अपने कमरे की रॉकिंग चेयर पर। मैं थका हुआ मुकीद कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश पर अब कुछ न करने की ख्वाहिश आ गई है। वहां बैठा बैठा चुपचाप जितनी दुनिया दिखाई देती है देखता हूँ और सोचता हूँ अब मौत ने जिंदगी मायूस कर दी है। वह उठकर आहिस्ता कदम चलने लगा, वह मेरे साथ या मैं ही उसके साथ चलता चला गया, यहाँ तक कि हमारे साए एक हो गए। उस वक्त अगर नजदीक से भी कोई हमें देखता तो उसे हम दोनों एक ही लगते। बहुत वक्त गुजर गया था। एक ज़ईफ आदमी आज भी उसी प्लेटफॉर्म पर सुबह उसी वक्त आया और दौर के बेंच पर उस तरह एक कोने में बैठ गया। इम्तलाज के फूल भी उस रंग में और ऊपर खिले हुए गाड़ियां आज भी यूं ही आ और जा रही है, आ और जा रही है। राजधानी डिलैक्स श्रमजीव संपूर्ण क्रांति खुश दिल्ली के सुंदर इन सारी गाड़ी जितनी ट्रेन है ना, इन्हें देखिएगा। राजधानी, रिलैक्स, श्रमजीवी आज भी चलती है, संपूर्ण क्रांति, एक संपर्क क्रांति, एक संपूर्ण क्रांति, वो आनंद विहार से चलती है यहाँ तक, मुजफ्फरपुर तक बिहार में। ये सारे आपके इलाकों से होकर के जाती हैं। चलिए। इनको नोट कर लेंगे। नहीं नहीं, बस मजे के लिए ठीक, देख लीजिएगा ऐसे। जी। चले पढ़े। खुश खुश दिली के खुश दिली के सब बरवज शबो बरवज रोज के सब्ज जजीरे जिन्हें जहर के समंदर के किसी गोशे ने छुपा लिया है, खाली निगाहें दूर वहां देख रही हैं जहां कुछ नहीं है। और जब प्लेटफॉर्म सन्नाटा हो गया तो उसने पान वाले से पूछा, आ रहा जाने वाली ट्रेन कब आएगी भाई? वो तो गई बाबा, लेकिन ये कैसे हुआ? और जो कुछ जेर लब सा बड़बड़ाता है, मैं तो यही इस बेंच पर बैठा इंतजार कर रहा था, फिर कैसे? अब कल आना बाबा। वो कुछ उकताई हुई आवाज में जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में शायद थोड़ा सा तरहम भी है, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है। पान वाले के आईने में मेरी बूढ़ी सूरत एक लम्हे के लिए झलक जाती है। धूप अब जगह जगह फैलने लगी है। नई दिन का आगाज के दूसरा आगाज और नया इख्तिताम और कोई नया मुस्तकबिल, सब कुछ बदलते हुए आसमान में सिमटने लगा है। मतलब ये इन्होंने जो है ना, मंजर कशी जिसको बोलते हैं, उस पर ज्यादा तवज्जो की है, कि माहौलियात को ज्यादा बयान किया है कि जी। वहाँ के हालात कैसे थे। और ये खासियत होती है, अफसाने में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, देख लें। रहमदिली, तजस्सुस, तीर यात्रा, जिस तरीके से हम लोग हज पर जाते हैं तो हिंदू लोग अपनी यात्रा पर जाते हैं। अंतरात्मा, मेरा ज़मीर इस बात की गवाह है। बेरिया, बेलोस,
जिसमें किसी तरह का कोई खोट ना हो। जिला वतन, आप अपने वतन को छोड़ करके कहीं और चले जाने वाला। और शरणार्थी, अमित शाह बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा CNRC का कभी मुद्दा तो अमित शाह जब बार बार इस लफ्ज को बोलते हैं, मतलब ये है कि दूसरे मुल्क का आदमी या दूसरी जगह का आदमी जब एक जगह आकर के बस जाए, उसको आप महाजिर भी बोल सकते हैं। आसाब ज़दा, आसाबी मरीज, जिसके आसाब कमजोर हों। अहदो पैमा, पक्का वादा या करार। जजीरे, पानी के बीच में खुश्क जमीन। बल्लवरे, शीशे। मुक़य्यद, कैदी, होती ना एक झूलने वाली कुर्सी, वो ये आ गई। ठीक है, इस तरह के कुछ चीजें हैं। बहुत चैप्टर आसान था आपका ये। अगला कौन सा है अब?